आवाज आवाज आ रही है ना? हाँ, सही है। स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास पेपर डिस्कशन होगा, जो टेस्ट हुआ था तो उसे ही डिस्कशन करेंगे आज। आ, तो होपफुली सब लोग रेडी होंगे आंसर की से। एक बार मैथ्स भी कर लिया होगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट होंगे सब इधर सॉल्व किया जाएगा, है ना? एक तरफ से सारे क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे कैसे सॉल्व किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द एक्सप्रेशन। ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोला गया। तो जब भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जिसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो वो हमारा सही आंसर होता है। यहाँ पे देख रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मिनिमम नंबर 3 है, तो हमारा 3 आंसर होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, है ना? सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। बॉडी में बी एक्सेलरेटेड इवन व्हेन मूविंग यूनिफॉर्मली। यहाँ मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब हम यूनिफॉर्म स्पीड समझे, और मूविंग यूनिफॉर्मली यानी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए भी एक्सेलरेटेड हो सकता है। कहाँ पे? तो इसका एग्जाम्पल है इन सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कल पे चलते हुए कांस्टेंट स्पीड से भी ये एक्सेलरेटेड हो सकता है। उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और दूसरा बॉडी है व्हेन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी एक्सेलरेशन निश्चित ही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ट्रू माना जाना चाहिए। नेक्स्ट, तो हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर से, है ना? ये बोल रहा है कि इम्प्योरिटी ऑफ द एटम विद विच प्योर सिलिकॉन, सिलिकॉन में क्या मिलाया जाए, कौन सा इम्प्योरिटी कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाए। पी टाइप मतलब होल ज्यादा अमाउंट में हो, यानी आ, ये कार्बन वाला कॉलम है ना, तो इसके पीछे ये बोरोन, ऐसे ही प्रेडिक्टेबल होता है, और इधर नाइट्रोजन, कुछ ऐसा। ये टेट्रावेल, ये ट्राइवेलेंट, ये 4 वैलेंसी इसका, और ये पेंटावेलेंट। अगर हम ये इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, कौन सा? पेंटावेलेंट, तो बनता है एन टाइप। और ये इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो ये है ट्राइवेलेंट, और ये बनता है पी टाइप। हमें इसमें बात किया गया पी टाइप बने, पी टाइप बने। तो इसमें से कोई ऑप्शन में हो तो हम वही ठीक करेंगे। और इसमें से कौन सा ऑप्शन में है? बोरोन। तो बोरोन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टोन्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर स्पीड, रेडियस दोनों का अलग अलग है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो v इक्वल्स टू हम जानते हैं ओमेगा आर, इसी को यूज करते हैं। तो v1/v2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 r1/ओमेगा 2 r2, यानी r1/r2। r1 1 है और r2 2। ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना? नेक्स्ट, बोला गया कि इम्पल्स किस डायरेक्शन में हो। तो इम्पल्स इज j इक्वल्स टू डेल्टा p, और हम जानते हैं dp/dt इज फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन में चेंज इन
फोर्स के डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, और उसके डायरेक्शन में इम्पल्स यानी फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ नेट फोर्स। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड तीनों को ज्वाइन किया गया। कैसे ज्वाइन किया गया, आर ज्वाइंड इन सीरीज। तो सीरीज में ज्वाइन किया गया तो 1/c इक्विवेलेंट हम लिखेंगे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, दैट इज 1 माइक्रोफेराड प्लस 1/c माइक्रोफेराड प्लस 1/6 माइक्रोफेराड। बस कैलकुलेशन कर लें तो ये 1 आ जाना चाहिए, है ना। तो C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेराड आंसर आना चाहिए बी। नेक्स्ट ये बोला गया इस क्वेश्चन में a wire of resistance R1 is drawn out so that the length increases by twice। लेंथ को ट्वाइस कर दिया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम सेम रखने के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए लेंथ बढ़ गया, 12 हो गया, तो एरिया घट के a/2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो अब नया रेसिस्टेंस कितना होगा, ये रो तो रो ही रहेगा, ये 2L हो गया और ये a/2। इसका मतलब 4 टाइम्स रो L बाई ए यानी 4R, पहले के तुलना में 4 गुना। तो 4:1 ये हमारा आंसर होगा। शायद हम लोग को आंसर की जो मिला है उसमें ए ऑप्शन है, तो वो गलत है, हमें सी ऑप्शन टिक करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट ओम्स लॉ, ये मैच द कॉलम टाइप है, इसमें कॉलम को मैच करना है। सबसे पहले देखें ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ होता है करंट डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा यहाँ कंडक्टिविटी है, तो क्यू से यहाँ पूरा लिखना चाहिए J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये क्यू से मैच कराएंगे। फिर है करंट डेंसिटी, करंट है एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी इसको अगर ए से डिवाइड कर दें तो ये करंट डेंसिटी बन जाएगा और ये एन ई वी डी हो जाएगा। इसका मतलब आर, बेसिकली ये जो है वो क्यू में है पी आर सी, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी थ्योरी ऑफ मेटालिक कंडक्टेंस मैंने भी बताया था, उसमें ये कुछ आया था एस, वो पूरा डेरिवेशन था उसमें, ये एस आएगा। और सबसे लास्ट मोबिलिटी, यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पी आ जाता है आर एस पी। आर एस पी ये डी ऑप्शन में मैच करें, है ना। इस तरीके से हम आंसर। नेक्स्ट है the angular velocity of a particle moving in a circular circle of radius 50 centimeter is increased from 200 revolution per minute to 400 revolution per minute in 2 minutes। 200 रिवॉल्यूशन है और 400 रिवॉल्यूशन है पर मिनट। इसका मतलब ओमेगा इनिशियल कितना हुआ, ये 200 रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब 200 इंटू 2 पाई पर सेकेंड कितना हुआ 60। तो हम इसे लिख सकते हैं 20π/3 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही ओमेगा फाइनल 400 है ना, 440 है, 440 इंटू 2π/60, ये बन जाएगा 44π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, यहां से पता कर लें तो बात बन जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल है
44 पाई बाई 3 इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल है 20 पाई बाई 3 प्लस अल्फा इंटू टी। टाइम कितना लगा है इस होने में? 2 मिनट, यानी 2 मिनट, दैट इज 120 सेकेंड से इधर ले आए तो ये आ जाएगा 24 पाई बाई 3 इंटू 120 इक्वल्स टू अल्फा। यहां से अल्फा आ गया। अब ये अल्फा लिखने के बाद अब आगे क्या करें? तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सबसे लास्ट में मैं लिखूं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा। अब हमारा आर गिवन है क्या? आर है जो कितना है 50 सेंटीमीटर इज 1/2 मीटर। तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चीजें पता करने को बोला गया है, मैक्सिमम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो वोल्टेज लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में V इक्वल्स टू 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 2 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी, ऐसा। अब हम जानते हैं साइन ए प्लस बी, थोड़ा मैथमेटिक्स ये जानते होंगे, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर इसी में a इक्वल्स टू बी हो जाए, इसका मतलब ये आ जाएगा साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a, ऐसा। यही चीज यहां लिखा हुआ है 2 साइन a कॉस a, यानी ये बेसिकली क्या है? साइन 2a। यानी v हमारे पास मैथमेटिकली देखे तो लिखा हुआ है 60 साइन 200 पाई टी, ऐसा। अब यहां देखना बहुत ही आसान है, इस फॉर्मेट में हमने सीखा है 60 है पीक वोल्टेज और 2 पाई ये है ओमेगा, ये चीज है ओमेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा हमारा है 200 पाई, 200 पाई अपॉन 2 पाई, और ये आ गया 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज और ये है V नॉट, यानी पीक वोल्टेज V नॉट 60। तो 60 और 100 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व। हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ ऐसा है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है ये। ये बोला कि 1 kg का सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 बॉडीज ऑफ मास ईच ऑफ मास 1 kg लोकेटेड एट 3 अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं। तो हम बताएंगे XCM इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 M1, यानी मास उसका x कोऑर्डिनेट ये है 0 प्लस दूसरा मास उसका x कोऑर्डिनेट ये है 3 प्लस तीसरा मास 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट ये भी है 0 अपॉन टोटल मास 3। 3/3 ये आ जाएगा, यानी XCM आ गया अपना 1। सिमिलरली हम देखें YCM, तो y कोऑर्डिनेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और ये हो गया 4, तो YCM आ जाएगा अपना 4/3। 1,4/3 ऑप्शन डी ऐसा दिख रहा है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। फिर ये बोल रहा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो, तो इन इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें मोमेंटम सब में ही कंजर्व रहता है, पर इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी घटता है। और
अगर E इक्वल्स टू 0 हो तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है ना। तो हम देखें कि पूरा के कौन सा कंजर्व नहीं रहेगा, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी भी एनर्जी का ना डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते, वो भी कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी ये कंजर्व नहीं रहेगा, है ना। नेक्स्ट लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है लॉजिक गेट सर्किट हैज इनपुट और आउटपुट, इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाए, यहाँ ए बी और वाई लिखे, ध्यान से देखे, ए नीचे है 0, बी 0, तो वाई भी 0 है, 0 0 0 ऐसा आया। नेक्स्ट यहाँ पे इसे 1 ले लिया, इसे 1 ले लिया, तो ये भी 1 है, यानी ये बनाया 1 1, तो ये 1 आ गया। अब दो और चीज, ये 0 रखा, ये 1 रखा, तो ये 0 है, यानी 0 और 1, तो ये 0 है। सिमिलरली ये 1 और 0 रखा, तो ये भी 0 है, 1 0 रखा, तो ये 0 है। ये ट्रुथ टेबल किसका है, तो ये और गेट का है ना। तो और गेट का ट्रुथ टेबल है, ये भी उतना ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड एक प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, कॉनकेव मिरर है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कुछ सी है, ये एफ है, ऐसा in such a way that its end closer to pole is 20 centimeter away from the mirror. The length of the image, rod of length 10 centimeter, focal length इसका है 10, focal length 10 है, तो ये 20 हो गया, और क्लोजेस्ट एंड भी 20 पे रखा, यानी कुल मिला के जो रॉड रखा है वो कुछ ऐसा है, ये खुद ही 10 सेंटीमीटर का है। तो इस पॉइंट का तो जानते हैं, इमेज इसी पॉइंट का बनता है कि ये पॉइंट यहां से कितना डिस्टेंस पे है। मैं पॉइंट इसकी बात करूं ए, तो ए पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट का इमेज हम देखें तो फॉर पॉइंट ए क्यू आ गया, यहां से यहां 20 है, और क्योंकि फोकल लेंथ 10 है तो 20 है, और ये 10 है, तो ये आ गया -30। बी हमें पता करना है और एफ बताया गया है -10। हाँ, तो मिरर फॉर्मूला लगा दें, 1/v + 1/u = 1/f, इसका मतलब 1/v - 1/30 = 1/-10, का मतलब 1/v = आ जाएगा 1/30 - 1/10, दैट इज 1/v = 30, 1 - 3 -2/30, यानी -1/15, इसका मतलब v = -15 सेंटीमीटर आ गया। यानी इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये आएगा a', और ये यहां से इसका डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये 20 पे बना, ये 15 पे बना, तो इसका लेंथ कितना हुआ, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आंसर हम बताएंगे डी, है ना, इमेज का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऐसे को हम कहते हैं, इस तरीके के मैग्निफिकेशन को। इसके लिए हमें दोनों पॉइंट, मतलब ये जो सी पॉइंट पे है उसका तो सी पॉइंट पे ही इमेज बना है, जो ए पॉइंट पे है उसका इमेज a' पे बना, और उसका हमने इस मिरर फॉर्मूले से डिस्टेंस पता कर लिया, और उससे हम, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो है ना पूछे ही जाते रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केपलर सेकेंड लॉ may be stated as under the influence of central force इक्वल टाइम इंटरवल में क्या इक्वल स्वीप होता है, तो एरिया। जैसे ये यहाँ पे मान ले ये एलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे सन है, तो किसी टाइम टी में यहां से यहां आया, तो किसी टाइम टी में यहां से यहां आया, तो फिर ये एरिया और ये एरिया
ये सेम होता है ना, तो हम कहेंगे एरिया इसमें। ये तो स्टेटमेंट याद ही रखने का बात है। हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2 meter long rod of radius 1 centimeter is fixed at one end, given a force 8 Newton, longitudinal strain। हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसा होता है। इसका मतलब, अच्छा हमसे पूछा गया स्ट्रेन पूछा गया, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस आ गया। स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। फोर्स हमारा 8 दे रखा है, एरिया दे रखा है ये 1 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 10 की पावर -4, और y दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर 11। तो इसको कैलकुलेट कर ले तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, तो स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, कुछ ऐसा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये उससे भी ज्यादा इजी है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और वो लिक्विड को हम पूरा कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें, तो लिक्विड कैसा होगा। तो हम जानते हैं लिक्विड का ऊपर वाला सरफेस कुछ इस तरीके का होता है। वो इसलिए भी होता है कि मान लें कि यहां से ये पॉइंट पे हम कंसीडर करें, ये पॉइंट, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस होना चाहिए रो जी एच, है ना, पी नॉट प्लस रो जी एच। और यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए पी नॉट प्लस रो ए, और ये लेंथ अगर एल है तो एल, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से पीछे आए तो प्रेशर बढ़ा, तो ऊपर होगा तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ऐसा पूरा प्रूव करके डिराइव करके देखते हैं। मैंने एक क्लू दिया कि क्यों ऐसा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डाइपोल का एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन है। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, बन गया ये डाइपोल। हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल ड्रॉ किया। यहाँ पे देखें, यहाँ ई एक्सियल इक्वल्स टू 2kp/r³ होता है r डिस्टेंस पे, और यही ये r डिस्टेंस पे आ जाए तो ई इक्वेटोरियल होता है -kp, यानी माइनस तो डायरेक्शन दिखाएगा, इसका मैग्नीट्यूड देखें तो kp/r³। तो एक्सियल वाला ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, तो इक्वेटोरियल को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों इक्वल हो जाए, तो कुछ ऐसा भी आंसर होगा। ये फॉर्मूला याद रखना था, बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन क्या है, assertion रीजन है, force with which two charges attract or repel each other are not affected by presence of a third charge। एग्जैक्टली सेम ये स्टेटमेंट है जिसके कारण प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सही होता है, यानी ये रीजन है फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू बी ट्रू। और दूसरा ये जो लिखा हुआ है ये है फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब एक चार्ज पे फोर्स लिख रहे हैं तो बाकी चार्जेस के कारण फोर्स लिख दो और सबका वेक्टर सम कर दो, है ना, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ ऑल अदर चार्जेस टेकन एट ए टाइम। एक एक करके सारे पेयर पे फोर्स लिख दो और उसका वेक्टर सम कर लो। तो यही है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है रीजन में। अब यहाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एसर्शन यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको रीजन एक्सप्लेन नहीं करता, यहाँ उल्टा है, रीजन को एसर्शन एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बहुत एम्बिगियस टाइप हो गया ना, एक्सप्लेन कर रहा है पर यहां पे बोला इसमें रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। रीजन एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेन ये स्टेटमेंट यानी एसर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, एसर्शन के कारण रीजन है, उल्टा है यहाँ। ये बात समझने की है, इसलिए इसमें हम कहेंगे कि
रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ उल्टा चल रहा है ना। नेक्स्ट, तो ये है कि 4 पॉइंट चार्जेस, चारों चार्ज दिया गया है, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा गया, रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू फॉर विच पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। काफी आसान सा क्वेश्चन। कुछ ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा -q, -q, 2q और 2q। यहाँ पे अगर ये लेंथ l है तो पूरा डायगोनल l√2 हो जाएगा, और सिर्फ ये पार्ट देखें तो l/√2 होगा। तो एक के कारण पोटेंशियल लिखें तो ये आ जाएगा -kq/l/√2। फिर से इसके लिए प्लस k × 2q/l/√2, इसके लिए -kq/l/√2 और +2q/l/√2 इक्वल्स टू 0। के l/√2 ये सब कॉमन ले ले, 0 से मल्टीप्लाई कर दे, सब 0 हो जाएगा एक साथ, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, आ जाएगा -q + 2q -q + 2q इक्वल्स टू 0। अब बहुत ही आसान है, q + q इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा अपना q इक्वल, आ गया ना, q इक्वल्स टू -q, आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए सर्कुलर फ्लैट प्लेट ऑफ रेडियस। अब ऐसा सरफेस है और इस पे ये जो प्लेट रखा हुआ है, ये कुछ ऐसा है, ऐसा, और ये प्लेट, ये ऐसा प्लेट है, और इसके बीच में यहाँ पे लिक्विड भरे हुए हैं। में लिक्विड है ना। तो फिर ये लिक्विड और लिक्विड, ये प्लेट और ये सरफेस, इसका जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो ये वाला है, ये सरफेस कुछ ऐसा होगा है ना। ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट इसके ठीक जो नीचे है वो कांटेक्ट में है, जिसका लेंथ कितना है, का लेंथ हो जाएगा L = 2πr। तो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू हम कहते हैं फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन इसने बताया 75 डाइन पर सेंटीमीटर इंटू 2π, आर कितना है, आर इसने 5 दे रखा है, 2π × 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 150 और इंटू पाई इतना डाइन हो जाएगा, सॉरी ये 75 × 2π, तो ये हो जाएगा 750 पाई डाइन है ना, क्योंकि 5 भी है ना, 2 भी है, 10 पाई और ये 75, तो 75 × 10 पाई यानी 750 पाई डाइन। नेक्स्ट, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है ना। इसे अब देखें, क्वेश्चन है कि बीम of unpolarized light of intensity I0 is passed through a Polaroid A, then through another, मतलब कुल मिला के ऐसा बोला है कि पहले ये अनपोलराइज्ड लाइट है ना, अनपोलराइज्ड, इसे एक पोलराइजर से पास किया, दूसरे पोलराइजर से पास किया, तीसरे पोलराइजर से पास किया, है ना। इसका और इसका एक्सिस ए और बी है, ये परपेंडिकुलर थे, और इसका एक्सिस इससे 45 डिग्री पे रख दिया। तो बाहर जो इंटेंसिटी आएगा वो कितना आएगा, अगर इसका इंटेंसिटी था I0।
फर्स्ट पोलराइजर से आया तो इसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 आ जाएगा। हाँ? जब भी अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइजर से गुजरे तो उसका इंटेंसिटी हो जाता है आधा। अब उसके बाद दूसरे पोलराइजर से गुजरे तो कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी ये आ गया इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 45 और कॉस 45 इज 1/√2, उसके स्क्वायर करें 1/2, आई नॉट बाई 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आई नॉट बाई 4 हो गया। यहाँ पे फिर से इसके एक्सिस और इसके एक्सिस तो फिर से 45 डिग्री एंगल है तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई 4 जो इंसिडेंट है और इसका कॉस स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा फिर से आई नॉट बाय 4 इंटू 1/2 यानी आई नॉट बाय 8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज रॉन्ग। तो सबसे पहला है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में पहला में ए में डेल्टा क्यू तो 0 होता है ना, डेल्टा क्यू 0 होगा, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, करेक्ट है ना। एक दूसरे का डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू डब्ल्यू के माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाना है। फिर बोला कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया तो इसमें क्या होगा, वर्क डन 0 होगा क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा वॉल्यूम। वर्क डन 0 हो गया तो क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, सही है। मैं बोला साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस 0 होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो यही आंसर होना चाहिए अपने। वैसे ये बोल रहा है कि फ्री एक्सपेंशन में डी में देखें, फ्री एक्सपेंशन जो है ये इसमें प्रेशर एक्सटर्नल 0 होता है, पी एक्सटर्नल 0, इसलिए इसका वर्क डन 0 होता है। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस भी होता है फ्री एक्सपेंशन, तो इसके लिए इसका डेल्टा क्यू भी 0 होता है और ये दोनों 0 है, इसका मतलब डेल्टा यू भी 0, ये सब 0 होता है। तो यहाँ पे ये 0 होता तो सही था, ये ग्रेटर देन 0 लिख दिया तो यहीं पे ये गलत कर दिया है ना। तो ये चीज हम समझ लें। नेक्स्ट है एक और इजी क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस पे रखा गया और पोजीशन वाई एक्सिस, पोजीशन एक्स एक्सिस पे, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे, ऐसा बोला। दोनों को लिख दिया क्या, पोजीशन एक्स ऑन, अच्छा दिखाया है काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे, पोजीशन एक्स एक्सिस पे है, दोनों ऐसा यूनिट में है। तो x इक्वल्स टू 10 यानी इस पॉइंट पे क्या बताना है, तो फोर्स एक्टिंग, स्लोप निकालते हैं, देखते हैं डी ई के बाय डी एक्स कितना होगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम को बाहर ले लें और ये आ जाएगा 2v dv बाय dx, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डी के बाय डी एक्स इज एम वी डीवी बाय डी एक्स, यानी एम ए यानी फोर्स, और यही है स्लोप, ठीक है। और स्लोप ही इसका फोर्स है, यहां पे स्लोप निकालने फोर्स आ जाएगा। स्लोप इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ कितना है 20 और ये लेंथ कितना है 8 से 12 हो गया तो 4, तो स्लोप तो नेगेटिव में होगा ही सही, हाँ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल ये लेंथ बना रहा है और वो नेगेटिव में कितना होगा तो 20/4, और यही है -5 न्यूटन, ये फोर्स आ गया क्योंकि स्लोप ही फोर्स है, तो -5 आंसर। नेक्स्ट, ये भी इजी सा क्वेश्चन था है ना। अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है ये कि इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल थीटा इज रिलेटेड, तो ये तो हम जानते हैं, ये है मतलब हमें याद होगा अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा ये मीटर बना होता है ना, इस पे
यहाँ पे मैग्नेट्स होते हैं कुछ ऐसे, ये मान ले नॉर्थ पोल साउथ पोल पोल, मैं रफ ड्रॉ करता हूँ एक, और इस पे ये क्वाइल कुछ ऐसा होता है ना। तो ये क्वाइल में जो टॉर्क होता है वो टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क इज m क्रॉस b, है ना। तो टॉर्क आ जाएगा I a, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, NIA इंटू बी। ये टॉर्क आ गया इक्वल्स टू, हम लिखते हैं ये जो है इसमें टॉर्सनल कांस्टेंट इंटू थीटा जो इसे बैलेंस करता है। तो इसका मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये चीज अगर हमने देखा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे A एरिया जो कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स, और B ये तीनों के तीनों कांस्टेंट होते हैं, और C टॉर्सनल कांस्टेंट स्प्रिंग फिक्स है। तो ये सब के सब कांस्टेंट है, तो बचा कौन, थीटा और I। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, तो आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है कि ये बार मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3 सेंटीमीटर का मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दे, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I m अपॉन, ये आ जाएगा L/2 प्लस x की पावर 3/2। यहाँ x क्या है, x 3 सेंटीमीटर है ना, और L क्या है, L 8 सेंटीमीटर है। तो और ये m क्या है, ये m आ जाएगा, m इज I इंटू a, या ये बार मैग्नेट से है तो ये m को QM इंटू L लिख देंगे, है ना। और हमें यही QM पता करना है। यहां से हमें B गिवन है, B कितना गिवन है, B है 4 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 10 की पावर -7। आई दे रख, सॉरी m, I इंटू, इसे करेक्ट कर लें, ये m आएगा, है ना। को I इंटू ए एम को लिख देते हैं, या फिर क्यू एम इंटू एल, क्यू एम इंटू एल, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 10 की पावर -2 लिख लें, अपॉन ये L/2 यानी 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 प्लस 3। तो ये 4 प्लस 3 की पावर 3/4 का स्क्वायर, यहाँ सॉरी फिर से यहाँ हमने ये लिखा 4 का यहाँ स्क्वायर x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दोनों का होना है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3/2। लेकिन याद रखें ये दोनों किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ आना चाहिए इंटू 10 की पावर, अच्छा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर किया, रूट किया, है ना, तो फिर सेंटीमीटर का क्यूब कर रहे हैं, तो ये आ जाना चाहिए 10 की पावर -6। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा, अब इसे सॉल्व कर लें तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, लेंज लॉ। लेंज लॉ बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा अगर लेंज लॉ ना होता, और परपेचुअल एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाता है ना। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये तो हम याद ही रखते हैं ना। नेक्स्ट है ये मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा m हम कहते हैं 1/√2 पाई d² n।
तो अब इससे देख लें, यहीं से आंसर आ जाएगा हमारा। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन ही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका तो ये सही हो गया। ये बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, है ना, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के, ये डी जो है वो डायमीटर है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर। फिर ये बोल रहा है प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं दिख रहा। और ये फिर बोल रहा है डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास, ये भी नहीं दिख रहा। तो ये आंसर हमारा आ चुका है। ये फॉर्मूला हमें मीन फ्री पाथ का याद रखना पड़ेगा, जहां डी डायमीटर है और एन नंबर ऑफ क्या है मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखें हम। नेक्स्ट है कि सपोज ए टनल इज डग अराउंड द डायमीटर, ये अर्थ है और इसमें हमने एक टनल डग कर दिया ऐसा कुछ, ठीक है। A particle is dropped from a point at a distance s directly above the tunnel. हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप यहां से नहीं किया, बल्कि इसके h हाइट ऊपर से यहां से इस पार्टिकल को ड्रॉप किया। तो क्या होगा? हाँ, अगर यहां से ड्रॉप किया जाता तब वो SHM करता है, लेकिन h हाइट ऊपर से ड्रॉप किया, अब वो SHM नहीं करेगा, लेकिन अब भी नीचे जाएगा, फिर इधर आएगा, यहां से फिर नीचे जाएगा, ऐसा मोशन करता रहेगा, यानी ऑसिलेटरी मोशन तब भी रहेगा पर SHM नहीं होगा। अगर यहां से ड्रॉप किया जाता तो SHM था। नेक्स्ट ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ v वर्सेस टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। स्लोप पहले पॉजिटिव है, फिर घटता गया 0 तक और फिर नेगेटिव, है ना। तो पहले पॉजिटिव, फिर घटता गया 0 तक, फिर नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 0.02 मीटर कैरिंग चार्ज 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी। ऐसे ऐसे जिसका रेडियस आर है, ऐसे 64 ड्रॉप्स कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाया जिसका रेडियस आर हो गया। दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, है ना, उसी से मिलके बनाया। तो सबसे पहले इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन कर लें। वॉल्यूम कंजर्वेशन किया तो इसका 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई, ये होना चाहिए आर क्यूब। इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4r इक्वल्स टू आर आ गया। एक तो हमें ये बात पता चल गया। इसमें चार्ज एक पे क्यू है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा कितना 64q। तो बोल रहा है सर रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बिगर का अपॉन स्मॉलर। इसका मतलब 2/4 पाई r² अपॉन चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई r², एक स्फेयर का। इसका चार्ज कितना है 64q अपॉन 4 पाई r²। क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 पाई भी कैंसिल आउट हो गया, यहां से कैंसिल आउट कर लें। क्यू क्यू 4 पाई बचा क्या, तो ये आ जाएगा 64 नीचे ही रहेगा और 1/64 रहेगा मेंटेन्ड यहाँ, और ये r² ऊपर चला जाएगा, यानी r/r का स्क्वायर। r/r ये है 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/, ये हमारा। नेक्स्ट ये बोल रहा है
टू सोर्सेज आर कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है? कोहेरेंट सोर्स का मतलब है दोनों सोर्स का वेव फॉर्म सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और उसका फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ चेंज ना हो। फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेस कांस्टेंट में डिफरेंस ना आए, फ्रीक्वेंसी सेम हो तो वेवलेंथ भी सेम होना पड़ेगा। तो ये सही आंसर होगा। एम्पलीट्यूड से उसका है ना लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, बोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय दिस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर्कुलर सरफेस। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, कुछ ऐसा सर्कल है हमारे पास, ये एक्स वाई प्लेन में है, इसका रेडियस भी इसने बता दिया आर। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो इधर से जा रहे होंगे, इधर से निकल रहे होंगे। तो ये एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस वही इससे पास कर रहा है। तो फ्लक्स इज ई इंटू ए, यानी ये चीज इससे पास ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये वाई के प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला लिया जाएगा, यानी ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ई नॉट भी बताया गया, पाई भी बताया गया, आर भी बताया गया है ना, सब कुछ बताया हुआ है। वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क ए ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी नहीं पता पर इसको नॉन फ्रीक्वेंसी से एक बार आ, दोनों को एक साथ चलाया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी आ गया 5। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दो चीजें हो सकती है, या तो इससे 5 ज्यादा या 5 कम, तभी बीट फ्रीक्वेंसी 5 आ सकता है। इसका मतलब ये 335 हो सकता है या फिर 345 हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। अब कौन सा सही है ये हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट से पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर व्हेन फॉर्क ए इज फाइल्ड, फाइल्ड मतलब उसे थोड़ा पतला कर दिया गया, उसमें से थोड़ा मास निकाल दिया गया। ऐसे केस में फाइलिंग जब होती है तो इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, यानी ए का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तब जो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो 2 ही रह जाती है। अगर इसे बढ़ाते तो इसमें और 340 में डिफरेंस घटता, ये 338 हो जाता तो 2 ही रह जाता, तो ये पॉसिबल था। पर इसे बढ़ाते तो इसमें और इसमें डिफरेंस और बढ़ता जाता, 5 से कभी छोटा ना होता, 2 से 2 हो ही नहीं पाता, 5 से कभी छोटा ना होता। तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल केस है ना, क्योंकि ये फाइलिंग करेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ता ही जाएगा, 5 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तो 2 कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये कारण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला इलेक्ट्रिक कैटल हैज 2 कॉइल्स, मतलब दोनों अलग अलग रेसिस्टेंस के होंगे। पहला कॉइल यानी पहला रेसिस्टेंस को ऑन किया गया तो 6 मिनट लगा वाटर बॉयल होने में, मान लें कि उसको 2 हीट चाहिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन R1 इनटू टाइम लगा 6 इक्वल्स टू क्यू आ गया। सिमिलरली वी स्क्वायर अपॉन R2 को जलाया, इनटू टाइम लगा कितना 3 इक्वल्स टू क्यू आ गया, उसी पानी को गर्म किया गया। का मतलब R1 हमारा आ गया कितना 6v स्क्वायर अपॉन क्यू, R2 हमारा आ गया 3v स्क्वायर अपॉन, अब दोनों को एक साथ जलाया गया तो v स्क्वायर अपॉन, लेकिन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 v स्क्वायर बाय R इनटू जो भी टाइम लगना है ये Q के इक्वल आना चाहिए। अब हम वैल्यू पुट कर दें, v स्क्वायर अपॉन R1 और R2 हमने बताया है, ये 6v स्क्वायर अपॉन क्यू, 3v स्क्वायर अपॉन क्यू, तो ये कितना हो गया 9v स्क्वायर अपॉन क्यू, t इक्वल्स टू क्यू। ये q और q कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और v कितना आ गया 9। ये 9 मिनट आंसर है। नेक्स्ट, बोल रहा करंट 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए लीनियर कंडक्टर हैविंग 40 लेंथ,
40 centimeter. Conductor is placed in a magnetic field for 500 Gauss है, making an angle 30 degree. It experiences a force. Force is I L cross B. ऐसा कह दे, यानी फोर्स आई एल बी साइन थीटा. बस अब ऐसा यूनिट के साथ सब कुछ लिख ले. करंट बोला 3, एल बोला 40 सेंटीमीटर है, 40/100, पी है 500 गॉस, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 10,000 इंटू साइन थीटा. साइन 30 इज 1/2. सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. इसमें बोला स्मॉल स्क्वायर बीड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड इन ए लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ कैपिटल L. मतलब ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही बड़ा है. ये इतना छोटा है, मैं सच में बनाऊं तो ये ऐसा है ना, कुछ ऐसा. मतलब एक वायर के कारण यहां इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, वही इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड मान लेना चाहिए, वो इतना छोटा है. ये हमारा एजम्पशन है, मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में. L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L. थोड़ा सा छोटा बड़ा नहीं, बहुत ही फर्क है ऐसा. तो फिर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखे, तो यहां पे लिखे, तो यहां से अल्फा और बीटा, ये दोनों 45 है, तो हम B लिखते हैं. एक वायर के कारण μ0/4πd जो है L/2 sin 45 प्लस sin 45. लेकिन ऐसे ऐसे कितने वायर्स हैं, ऐसे ऐसे 4 वायर्स हैं, तो 4 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना. ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो B आ गया. अब B आ गया तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स इज इसका एरिया, का एरिया कितना आएगा, L² इंटू बी, L² इंटू बी. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स अपॉन आई, यानी L² B/I. अब आई, सॉरी यहां भी आई होना चाहिए, आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा और L² से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो बस यहां से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे. तो बेसिकली हमें क्या करना है, मैंने सब कुछ कर दिया है. आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी L² B यही चीज रहेगा, इसमें L² मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर में दिखेगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मास है इसका 80 kg और इसको डेस्टिनेशन लोअर सिट डाउन बाय 80 सेंटीमीटर विद a constant velocity. Calculate work done by the porter. तो इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा, ये मास है, तो इधर mg लगा, इधर उसने फोर्स लगाया, इधर की तरफ वेलोसिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो हम ऑब्वियसली कहेंगे वर्क डन. कांस्टेंट वेलोसिटी है तो f के बराबर mg है, तो माइनस f इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट हमें कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्क डन बाय इन द लोअरिंग सूटकेस, तो डिस्प्लेसमेंट 80 सेंटीमीटर दे रखा है, m दे रखा है, g दे रखा है ना, तो वैल्यूज पुट कर दे, आंसर आ जाएगा, है ना. बस mgs. नेक्स्ट सर्किट है, इन्हें सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट LCR सर्किट है. ये बोल रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/3 व्हेन L इज रिमूव्ड. बस C है, तो केस 1 में हमारा फाई आएगा 10 पाई इक्वल्स टू XC/,
आर, और ये है 1 अपॉन पाई अपॉन ये कुछ ऐसा। फिर फाई 1 दूसरा 10 फाई 2, ये भी है एक्स एल अपॉन आर, और वो भी उतना ही है। तो जब दोनों ही एक साथ आ जाए तो अब 10 फाई ये आएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। इन दोनों से हमें पता चला ये दोनों सेम सेम ही आ रहे हैं, पाई बाई 3 और ये पाई बाई 3। इसका मतलब एक्स सी इक्वल्स टू एक्स एल है। इसका मतलब ये कितना आ गया 0, यानी 10 फाई 0 हो गया, यानी पावर फैक्टर 1 हो जाए। नेक्स्ट, मतलब वहां कोई फेज डिफरेंस रहा नहीं, करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गए थे। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बी दे रखा है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो एक बात तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक ये जेड डायरेक्शन में है, तो ये एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। प्रोपोगेट कर रहा है वाई जेड डायरेक्शन में, ये है वाई डायरेक्शन में, तो एक्स की डायरेक्शन में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही दोनों सही हो सकते हैं, वो तो हो नहीं सकते। और ई नॉट इज सी इंटू बी नॉट, तो C is 3 इंटू 10 की पावर 8 और B नॉट है 2 इंटू 10 की पावर -7, तो ये आ जाएगा 60। तो ये आ जाना चाहिए EX, सबसे पहली बात तो आना चाहिए, और ये आना चाहिए 60 पर, तो यहीं से आ गया, और बाकी ब्रैकेट में जो लिखा है वो एज इट इज सेम रहेगा। नेक्स्ट, बोला फ्लाई व्हील एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट थ्रू 5 रेडियन इन फर्स्ट सेकेंड, एंगल रोटेटेड बाय फ्लाई व्हील इन द नेक्स्ट सेकेंड विल बी। जैसे हम लिखते हैं ना एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे ही हम लिखते हैं डेल्टा थीटा, या फिर इसको अगर इनिशियल एंगल थीटा 0 है तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हम इसी को यूज करेंगे। ये बोला कि रेस्ट से चला का मतलब ओमेगा नॉट अपना 0 है, तो आफ्टर 1 सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट तो 0 है, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, और ये है 5 रेडियन। का मतलब अल्फा कितना आ गया, ये आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आफ्टर 2 सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड हम थीटा देखें तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट टी तो 0 है, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यानी हाफ अल्फा है 10 आ गया है, और टी यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी ये 20 रेडियन आएगा। पहले सेकंड के बाद ये 5 रेडियन घूम चुका था, दूसरे रेडियन सॉरी पहले सेकंड के बाद ये 5 रेडियन घूम चुका था, दूसरे सेकंड के बाद ये 20 रेडियन घूमा, यानी दूसरे सेकंड में कितना घूमा, 20 माइनस 5 दैट इज 15। तो इन सेकंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 माइनस 5 दैट इज 15 रेडियन, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, ये बोल रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज n, इट्स लेंथ इज डबल देन और रेडियस इज हाफ। रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा ऑर्गन पाइप है, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये, अब लेंथ डबल कर दिया तो लेंथ डबल कर दिया तो वेव लेंथ भी डबल हो गया, लेंथ को 2l कर दिया तो लैम्डा भी 2 लैम्डा हो गया। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी तो सेम ही रहनी है, तो लैम्डा डबल कर दिया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का
आधा रह जाएगा, n/2। इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बोला स्टील रॉड लेंथ दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, हीटेड फ्रॉम 0 to 200 विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बीइंग बेंड। ये ना एक्सटेंड होने दिया ना बेंडिंग इसका होने दिया। क्या मतलब जो चेंज आता वो ना आने दिया गया, तो डेल्टा एल कितना आता, एल अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेन हमें लिखना चाहिए डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल, जो अप्रोक्सीमेटली आता है डेल्टा एल बाय एल यानी अल्फा डेल्टा टी। अल्फा गिवन है अपने लिए यंग्स मॉडल कोफिशिएंट 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा टी है 200, यानी आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3। अब पूछा क्या है, पूछा है कंप्रेसिव टेंशन। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका मतलब स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा टी। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11, डेल्टा अल्फा डेल्टा टी है 2 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 8। ये स्ट्रेस आया। इसका मतलब टेंशन अपॉन एरिया इज 4 इंटू 10 की पावर 8। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसने बताया है 10 की पावर -4 है ना, तो ये यहां मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से टेंशन आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी 10 की पावर 8 है ना, तो 10 की पावर 4 न्यूटन है ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर इंटू 10 की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये बोला कि वर्क फंक्शन, हम जानते हैं वर्क फंक्शन अलग अलग है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव। इसका मतलब ई से डिवाइड कर दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइव अपॉन ई। ये y है, ये x एक्सिस पे रखे, तो इसे y एक्सिस पे रखे, इसे x एक्सिस पे रखे, तो ये चीज है अपना स्लोप। स्लोप इज h बाई ई। अब ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमेशा कांस्टेंट है। तो चाहे अलग अलग सिल्वर और सोडियम क्यों ना ले लें, सबका ही ये स्लोप तो इक्वल होगा, तो उसका रेशियो 1 होगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बोल रहा है अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। अल्फा पार्टिकल है, का मास ऐसा मान लेता हूं m है, ये v स्पीड से चला और इस पे एनर्जी सॉरी चार्ज 2e है। यहां आया बहुत ही हैवी, हैवी दे रखा है ना, इसका चार्ज है Ze। तो ये बहुत दूर से चलता हुआ आएगा, चलता हुआ आएगा, और कभी ऐसा होगा ये चलता हुआ यहां तक आएगा, और ये हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है, जहां जहां पे इसका v0 हो गया। हम कर दें एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल
0 है क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस में बहुत दूर से आ रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv² इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फाइनली ये जब ये रुका तो r डिस्टेंस पे है, तो k q अपॉन r और प्लस 0, इसका मतलब v² प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन v एज, तो r प्रोपोर्शनल टू 1/√v, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चंस, इसके हमने सॉल्यूशंस बताए। आज के लिए बस इतना ही था, पेपर डिस्कशन था। होपफुली सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा, जो एक दो रह गए होंगे क्वेश्चन आप लोगों से टेस्ट में। तो इसे एक बार जो क्वेश्चन ना हो और जो मैंने हिंट दिया या बताया उसे वापस एक बार घर पे जाके सॉल्व करना है ना। तब तक के लिए थैंक यू। अगले क्लास में हम इसके आगे पढ़ें। थैंक यू।